आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी में आपका उसकी कौन कौन सी ब्रांच है, इसको सब माने बायोलॉजी टर्म किसने दिया, इसके पिता किसे कहा जाता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में देखेंगे क्योंकि 11th का फर्स्ट क्लास है। हाँ, और इसमें आपको सब चीज़ें बताया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। हाँ, किस तरह से 11th और 12th में सिलेबस आपका है, इन सब का इस वीडियो में सब बताया गया है। देखिए इसमें क्या होता है आपका, पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो होता है आपका, ये ग्रीक वर्ड का शब्द है। ग्रीक वर्ड मतलब लैटिन वर्ड है, ये सब ग्रीक वर्ड है। बायोस मीन्स लाइफ, लॉगी स्टडी अध्ययन होता है आपका। लॉगी मीन्स स्टडी मतलब लाइफ का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन, माने साइंस या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और फिर देखिए बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नीट में, और भी जो सभी आपका कंपटीशन है, आपका पीसीएस हो, आपका आईएएस हो, चाहे जहाँ जो भी एग्जाम हो, सब में भी पूछा जाता है। इसको टर्म दिया था, शब्द इसका यूज किया था लैमार्क एंड ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने यूज किया था इसका टर्म। और अगर पूछा जाए बायोलॉजी का फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी इसका फादर जो है एरिस्टॉटल। अरस्तु को ही बायोलॉजी का फादर बोला जाता है आपका। और जबकि टर्म किसने यूज किया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। देखिए बायोलॉजी की मेनली देखिए कई ब्रांच हैं आपका, ढेर सारी ब्रांच है, हमेशा नई नई ब्रांच आपका ओरिजिनेट होती जा रही है, लेकिन इसको मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है शुरू से ही, एंशिएंट टाइम से ही। जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलते हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान बोला जाता है इसको। ये भी ग्रीक वर्ड है। मैं इसे देखेंगे जो भी साइंस है सब में टर्म यूज किए गए हैं आपका लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड ही है सब, क्योंकि ये बहुत एंशिएंट माने आपका माना जाता है। और उस समय जो भी आपका मैक्सिमम जो भी बुक्स लिखी गई, लिटरेचर लिखी गई हैं शुरू में, हाँ, वो सभी क्या है? लैटिन वर्ड से रिलेटेड है। इसीलिए मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है? लैटिन से ही आपका लैटिन में ही लिखी गई हैं। और लैटिन जो लैंग्वेज होता है वो एग्जैक्ट मीनिंग भी देता है आपका। इन सब के बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो ये जूलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? एरिस्टॉटल को। किसको? अरस्तु को इसका पिता कहते हैं। किसका? जूलॉजी का। और इसी को देखिए क्या है आपका बायोलॉजी का भी फादर बोलते हैं। इसको एम्ब्रियोलॉजी का भी बोलते हैं आपका, जैसे पूरे ओवरऑल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एरिस्टॉटल ने ही आपका अध्ययन किया। फिर अरस्तु की, एरिस्टॉटल की एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनका अपना पीरियड रहा है आपका 384 से 322 BC बिफोर क्रिश्चियन, मतलब आज से आपका 2000 वर्ष आज चल रहा है, 2020 है आपका, मान लीजिए 2000, और उसके पहले आपका ये जोड़ दीजिए 300, मतलब जो भी है, तो 2300 वर्ष पहले क्रिश्चियन से। दूसरा जो बॉटनी है, इसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके फादर कौन है? इसके फादर है थियोफ्रेस्टस। ये भी लैटिन वर्ड से रिलेटेड है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि 500 प्लांट्स का क्या किया? स्टडी किया। 500 पौधों का स्टडी किया इन्होंने। और पहला प्लांट पे जो लिटरेचर मिलता है स्टडी करने का, यही आपका थियोफ्रेस्टस का ही मिलता है, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो एकदम याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टॉटल अरस्तु। फिर
बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। ठीक, बायोलॉजी का फादर किसको बोलते हैं? एरिस्टॉटल, अरस्तु को। इसमें आप देखेंगे तो ये अरस्तु का ही ये शिष्य था थियोफ्रेस्टस। जैसे आप लोग देखेंगे अभी आगे कि लैटिन वर्ड में जो थिंकर रहे हैं आपका, जैसे सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो था। प्लेटो का शिष्य जो था यही अरस्तु था। अरस्तु का ही शिष्य कौन था? सिकंदर। और इसी अरस्तु का ही कौन सा शिष्य था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस था। ठीक, इसका आपका थियोफ्रेस्टस अरस्तु का ही शिष्य था। देखिए फिर इंडियन अगर देखा जाए तो इंडियन जो लिटरेचर आपके मिलते हैं, ठीक, उसमें पहले जैसे सुश्रुत संहिता जो 600 BC में खोजी आपका लिखी गई, उस समय उसमें भी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। प्लांट को इमोबाइल, मतलब जो जा नहीं सकता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको और डिस्क्राइब किया गया है। एनिमल के बारे में इमोबाइल ये सब टर्म यूज किए गए हैं। जैसे आपका देखिए इमोबाइल, जैसे इनको क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप्स में, जो घूम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और कुछ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं वो एनिमल्स हैं, और जो जा सकते हैं वो प्लांट्स हैं। फिर उसी में आपका सुश्रुत जो है उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आपका फर्स्ट टाइम नोज की सर्जरी की थी, राइनोप्लास्टी की थी। ठीक, वो क्या करते थे? जब प्लास्टिक किया जाता, मैंने सर्जरी की जाती थी, तो उस समय जैसे जो नॉन पॉइजनस लीच होते थे उसको चिस्पा कर देते थे, जिससे सर्जरी के बाद ब्लड बाहर ना आ जाए। क्योंकि आपका जो लीच होते हैं उसमें एक उसके ब्लड में आपका क्या होता है? एंटीकोगुलेंट हीरोडिन निकलता है, वो ब्लड क्लॉटिंग आपका क्या करता है? आपका एंटीकोगुलेंट होता है वो। फिर दूसरी बात क्या होता है आपका? जैसे धन्वंतरी को आपके बारे में पढ़े होंगे, आप जानेंगे। धन्वंतरी उसमें हमारे प्राचीन काल में थे, हाँ, गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है उनको। इसी तरह से आपका जैसे आयुर्वेद है, इस समय देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो ये भी हमारे एंशिएंट इंडिजीनियस जो आपका मेडिसिन है, जो पुरानी पद्धति है हमारे यहाँ मेडिसिन की, वो आयुर्वेद से ही रिलेटेड रही है। तो पहले से ही हम लोग इंडियन लोग भी पहले से ही आपका क्या है? बायोलॉजी से रिलेटेड सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे लिटरेचरों में भी। देखिए जैसे जीव विज्ञान को बोलते हैं अपवाद का विज्ञान। बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। माने कहते हैं अपवाद, माने इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ उतना नहीं है जितना फिजिकल साइंस में है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चीज़ अगर लिखी गई है तो सही है, तो ऐसा रूल है तो रूल है। लेकिन यहाँ पे अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि जैसे हम कहें कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, आप पढ़ें डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, आपका जनरली यही होता है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। इसका अपवाद है। जैसे आपका पढ़ेंगे 5×174 बैक्टीरियोफाज। इस वायरस में आपका क्या है? आपका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंड होता है। तो ये अपवाद है। जैसे माना जाता है जैसे सेल है, सेल का जो केंद्रक है इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ सेल माने यही केंद्रक ही पूरे सेल को नियंत्रित करता है। जैसे ब्रेन है हमारा, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे ही क्या होता है आपका ये जो आपका न्यूक्लियस है वो पूरे सेल को नियंत्रित करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपका जैसे आरबीसी है मैमल्स का, आरबीसी ऑफ मैमल्स, स्तनधारी के आरबीसी में देखेंगे तो नहीं पाया जाता है इसका,
न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। तो वो कैसे मतलब सर्वाइव कर लेता है, तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। जैसे आपका इसमें जैसे कुछ आरएनए में आपका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इस तरह से आप हर जगह देखेंगे तो अपवाद भी है। जैसे आपका क्या है कि देखा जाता है कि जब मैच्योर होता है इंडिविजुअल, जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योरिटी के समय वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक सैलामेंडर होता है एम्बी स्टोमा, ये देखा गया है कि वो उसका जो लार्वा होता है वो उसी समय क्या करने लगता है आपका माने वो लार्वा स्टेज में ही नया इंडिविजुअल बनाने लगता है, जिसको बोलते हैं नियोटेनी। तो आपका अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं नियोटेनी है मतलब ये। तो ये अपवाद हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे कुछ ऐसे माने देखेंगे तो आप मैमल्स पानी में नहीं पाए जाते हैं, मैक्सिमम आपका क्या था जमीन में पाए जाएंगे, या तो बिल बना के रहेंगे, या तो पेड़ पौधों पे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स हैं, जैसे एक है बैट, अपवाद है, जो उड़ता है, फ्लाइंग करता है आपका। जैसे आपका व्हेल और सील मैमल्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ये सब मैक्सिमम मैमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में नहीं पाए जाते हैं, आपका टेरेस्ट्रियल होते हैं या तो आर्बोरियल होते हैं, पेड़ पौधों पे पाए जाते हैं। ये अपवाद बहुत ज़्यादा है बायोलॉजी में, इसीलिए बोलते हैं बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे आपको जो सिलेबस पढ़ना है 11th में, उसमें जैसे आपका पूरे अगर देखा जाए तो इस समय जो NCERT 16 चैप्टर 12th में है और 22 चैप्टर आपका क्या है 11th में है। तो उसमें कई आपका चैप्टर्स हैं, वो आपको क्या है कि पढ़ना है, उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। और बायोलॉजी को भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो ढेर सारी ब्रांचेज हैं उसमें, आपको स्टडी करने के लिए उसमें ढेर सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। लेकिन मैं वहीं आपको बता रहा हूँ जो NCERT में आपके हैं ब्रांचेज, जिसको आपको स्टडी करना है। उस ब्रांच में किसकी स्टडी करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे आपको क्या है क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी की स्टडी करना है 11th में, जो दूसरा तीसरा चैप्टर ये सब है। इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, जैसे जानते हैं आप बहुत ढेर सारे प्लांट और एनिमल हैं, कई करोड़ मतलब कई मिलियंस। जैसे आपका अगर देखा जाए तो आपका 15 लाख प्लांट एनिमल नोन आइडेंटिफाई किए गए हैं आपका। तो उनको सभी का स्टडी करना आसान नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। तो उसी सब की स्टडी हम किस में करते हैं, टेक्सोनॉमी में, ठीक है। या तो उसी को टेक्सोनॉमी वही होता है आपका नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसका नामकरण करना और उसको वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। तो इसको हम इसमें पढ़ेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी होती है एक ब्रांच बायोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवधारी बाहर से कैसा दिख रहा है, उसका रंग, रूप, शेप, साइज जो बाहर से दिख रहा है, जैसे हम ही बाहर से जो दिख रहे हैं, हमारी अगर इस तरह से स्टडी किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। जैसे अगर हमारे अंदर हड्डी ये सब के बारे में स्टडी करें हम अंदर जा कर के, आपका सब इंटरनल स्टडी किया जाए प्लांट में या तो एनिमल में। जैसे प्लांट में क्या है, इसके टिश्यूज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये सब आपका एनाटॉमी है। साइटोलॉजी में सेल की स्ट्रक्चर, सेल की संरचना जैसे है, ये पढ़ना आपका NCERT में। जैसे मॉर्फोलॉजी भी है, जैसे आपको पढ़ना प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनिमल की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है 11th में, और एनाटॉमी भी आपको पढ़नी है प्लांट की, और साइटोलॉजी भी आपको पढ़ने हैं, सेल के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना, सेल साइकिल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सेल का संरचना और उसके क्या कार्य हैं विभिन्न अंगों के, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। फिजियोलॉजी में कार्यकी में क्या आता है, कार्यकी में जैसे क्या होता है, जो जीवन देने वाली प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जो जीवन को चलाने के लिए जो प्रक्रियाएं जरूरी होती है, जैसे आपका क्या है, हम भोजन जो करते हैं, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन,
ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, और फिर न्यूरल कंट्रोल, ये सब आप देखें, रिप्रोडक्शन, प्लांट में फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में। अगर प्लांट में है तो प्लांट फिजियोलॉजी में, एनिमल में करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। ये सब का 11th में ये सब पढ़ना है आपका, ये सब पूरे टॉपिक्स हैं, क्लास वर्गीकरण से लेके फिजियोलॉजी। आपका लास्ट में देखेंगे तो एंडोक्राइनोलॉजी है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी की जाती है, जिसमें आपका, जिसके फादर आपका क्या है, आपका एडिसन है, और आपका जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के फादर आपका स्टीफन हेल्स है, ठीक। तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में हम, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड, हाँ, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब से स्रावित हार्मोन्स, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उन सब का अध्ययन करते हैं। एक एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का इनिशियली, उसका स्टडी किया जाता है, इसको पढ़ना है। जैसे 12th में रिप्रोडक्शन चैप्टर में एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट का भी आपका एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। फिर जेनेटिक्स पढ़नी है आपको, आनुवंशिकी विज्ञान। आनुवंशिकी विज्ञान में हम देखते हैं कोई भी कैरेक्टर कैसे अपने माता पिता से संतानों में जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। जैसे आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इवोल्यूशन पढ़ना है, विकास, जैसे कैसे ओरिजिन हुई जीवधारियों का पृथ्वी पे शुरू में, और वो कैसे एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो गए, बदल गए, उसको हम विकास में पढ़ेंगे, जैव विकास, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। जैसे आप लोग जानते हैं पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल में, छोटे से आपका पहले क्या है कि बैक्टीरिया टाइप्स के जीव बने, उसी से डिफरेंट टाइप्स के जीव बने, व्हेल मछली जो बहुत बड़ी होती है, हाँ, आपका हाथी, अमीबा, सब उसी से बने, छोटे से लेकर बड़े तक। तो कैसे चेंज हुए, इन सब की स्टडी हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, विकास में। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान में जैसे जो छोटे छोटे जीव हैं, जिसको हम आपका माने बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नंगी आँखों से नहीं कर सकते, जैसे वायरस, जैसे इसमें देख ही रहे कोरोना वायरस है, फैला हुआ है, हाँ, जिसको हम नहीं देख सकते, जो बहुत छोटा होता है आपका, और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के पिता जैसे लुईस पास्चर को बोला जाता है, उसका भी स्टडी जैसे आपको पढ़ना है 12th में, उसका क्या यूज है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स का, उससे कौन सा डिजीज होता है। इम्यूनोलॉजी, जैसे एडवर्ड जेनर इससे रिलेटेड हैं, उसके फादर बोले जाते हैं। इम्यूनोलॉजी भी आपको पढ़नी है 12th में, कि कैसे इम्यून सिस्टम मेरा काम करता है। जैसे इस समय नहीं है आपका कोरोना में कि भाई काढ़ा पियो जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हाँ, और भोजन अच्छा करो, एक्सरसाइज करो जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो कोई भी अगर बॉडी के अंदर हमारे माइक्रोब्स आता है तो वो फाइट कर सके, उसको मार सके, और हमको रोगी होने से उसको बचा सके। तो इसकी हम स्टडी इम्यूनोलॉजी में करेंगे। एक बायोटेक्नोलॉजी, जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, माने जीव और बायो और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करते हैं, जिससे इसमें कुछ बैक्टीरिया, वायरस, हाँ, और फंजाई, इन सब का प्रयोग करके किसी भी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, जो ह्यूमन वेलफेयर के माने मनुष्य की सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सब का भी स्टडी करना है, 2 चैप्टर हैं आपके। इकोलॉजी, परिस्थितिकी विज्ञान एक पढ़ना है आपको। इकोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कोई भी जीवधारी, जैसे हम ही हैं, अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उससे जुड़े हुए हैं। जैसे हम पौधे से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप के आपका क्या आपका एस्पेक्ट्स हैं। इससे इकोलॉजी में आपका स्टडी किया जाएगा, जो लास्ट 4 चैप्टर हैं 12th में। ये सब आपके पारिस्थितिकी विज्ञान में स्टडी किया था। तो डिफरेंट टाइप्स की जैसे ब्रांचेज बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड हैं उसी को आज हम बताए हैं। उसमें थोड़ा सा देखिएगा, जैसे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, संगठन। अगर आप देखें तो जैसे पहले क्या होता है, पहले आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
लिविंग थिंग्स, जीव धारियों का संगठन। कैसे वो ऑर्गेनाइज होते हैं जीवधारी? जैसे आप जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं आपका एटम। जैसे हम कहते हैं कि आपका हाइड्रोजन क्या है, एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान ये बना है, ठीक। कार्बन, ये सब एटम है। फिर एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, पढ़े होंगे आपका ये परमाणु, ठीक आप लोग। और ये अणु, जैसे 2 H मिल गया, ये परमाणु है, और ये क्या हो गया H2, अणु हो गया H2O, ठीक आपका। ये सब मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में एक टर्म हमको यहाँ पढ़ना होगा, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, जैविक अणु, जैविक अणु। जैविक अणु के लिए डिफिनेशन देता है कि वह कार्बन युक्त मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सेल में पाए, माने जीवधारियों में पाए जाते हैं, उसको जैविक अणु बोलते हैं, तो बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यही बायो मॉलिक्यूल, जैसे आप देखेंगे क्या है, बायो मॉलिक्यूल में ही जैसे अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। और जैसे आपका क्या है कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स और एंजाइम, विटामिन्स, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। इसको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसकी स्टडी करना है 9th चैप्टर में, इसको शुरू में हमें पहले ही शुरू करेंगे। ये बायोमॉलिक्यूल जो होता है आपका मिल करके सेल ऑर्गेनेल्स बनाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कोशिकांग, ये कोशिकांग बनाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए आप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। इसमें जानते हो सबसे बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन। ये है आपका, एक प्रोटीन है और ये लिपिड है, इसकी बनी होती है। और इसी के अंदर जानते हैं क्या होता है, एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट ये सब होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी बायोमॉलिक्यूल्स का ही बना है, जो एक कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है। फिर देखिए, एक कोशिकांग फिर क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल बनाते हैं, कोशिका। क्या बनाते हैं, कोशिका। तो यही कोशिकांग, जैसे आपका कोशिका में देखेंगे तो क्या होगा आपका, ये सेल वाल होती है। सबसे बाहर क्या है, हमारा प्लांट सेल है तो सेल वाल है। सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। और फिर इसी तरह से इसमें केंद्रक होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन का। इसमें डीएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड। यही तो डीएनए आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बना होता है डीएनए आरएनए, डीएनए एंड
आरएनए ये बना होता है, दो चीज़ों का। इस तरह से पूरा सेल भी किसके बने हुए हैं, बायो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। फिर देखिए यह सेल क्या बनाता है, यह सेल टिश्यू बनाता है, ऊतक। और जैसे यह सेल है, सेल से क्या बन गया आपका, ये ढेर सारे ग्रुप जो होता है सेल का मिलके क्या बनाएगा, ऊतक। ठीक, अब इसको हम बनाते हैं। ऊतक के बाद क्या बनेगा, अंग माने आर्गन। आर्गन जैसे आपका अगर हम कहें स्टमक है, स्टमक क्या है, एक आर्गन। स्टमक मतलब अमाशय, पेट का जो आहार नाल का भाग होता है। तो फिर टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं। आर्गन क्या बनाता है, आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम बनता है मतलब अंग तंत्र, अंग तंत्र। और ये है क्या, ये अंग है। ठीक, अंग तंत्र में जैसे आपका क्या देखेंगे, ये आहार नाल बनाएगा पूरा, ये अमाशय है, आप पढ़े हैं 11th में। और ये आपका छोटी बड़ी आती इस तरह से सिंपली। ठीक, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ये है क्या, आहार नाल, ये अंग तंत्र है, आहार नाल। फिर इसी तरह से फिर क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, जीव। तो जीव में देखेंगे तो क्या होगा आपका, जैसे जीव बनाएंगे अगर, सिंपली फिगर पे ना जाइए आप लोग, बस तो इस जीवधारी में देखेंगे तो कई सिस्टम है, जैसे आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आपका इसके क्या होगा, किडनी आपका होगा, ब्रिक, फिर यहीं पे हार्ट होगा। ठीक, और आपका जैसे इसमें ब्रेन होगा, नर्वस सिस्टम। इस तरह से कई अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलके पूरा क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अब तक क्या होता है, पहले क्या बना, एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनाइज, फिर सेल बनता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, फिर आर्गन, फिर आर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के बने होते हैं। ठीक है, जो मिलके बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम पहले जैसे चैप्टर, चूँकि बायोमॉलिक्यूल 9th चैप्टर है 11th में, लेकिन आप देखेंगे शुरू में बायोमॉलिक्यूल हमको जानना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, लिपिड्स क्या होती है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना। इसीलिए पहले हम यही चैप्टर आपको शुरू करेंगे अमीनो एसिड से। ठीक, इसको आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स भी कर लीजिएगा। ओके।